एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की हमारी पॉलिटी की क्लास है। पॉलिटी में हम आज भारत के संवैधानिक विकास का भाग दूसरा करेंगे। ठीक है, इसमें हम 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर 1919 के भारत शासन अधिनियम तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1853 के चार्टर एक्ट तक कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज हम 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 तक पढ़ेंगे। और मैं इसका पार्ट थर्ड भी लगाऊंगी क्योंकि इसके हमारे 2 और अधिनियम रह जाएंगे, जिसमें हमारा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। कैसे कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसका भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थात जो ब्रिटिश सरकार थी पहले किसके द्वारा भारत पर शासन किया करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और पहली बार जो कानून बने थे वो 1773 में बनना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के लिए कानूनों का निर्माण करना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई तो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलताओं के बारे में भी पता लगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को कि अब इनके बस की नहीं है। ठीक है, भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि जगह जगह क्रांति होने शुरू हो गई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव का एक पद नियुक्त किया। ठीक है, एक नया पद बनाया जिसमें ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट भारत के शासन पर अधिकार होगा। ठीक है, और जो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निकाय थे, इन दोनों को भारत सचिव को सौंप दिया। और भारत सचिव कौन व्यक्ति होता था? जो लंदन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए एक भारतीय परिषद का भी गठन किया गया। और उस भारतीय परिषद गठन में कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य होते थे। और जो हमारे भारत के पहले सचिव बने थे वो कौन थे? एडवर्ड हेनरी स्टैनले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए कि भारत के पहले सचिव कौन थे। तो एडवर्ड हेनरी स्टैनले। और जो भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, अब उस पद को भी समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह भारत का वायसराय का पद, नया पद बनाया गया। और जो उस समय के यानी 1858 के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का पहला वायसराय बनाया गया। यानी वो भारत के पहले वायसराय बने। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, अब ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अब 1833 में जब गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था तो उसी समय पर जो बम्बई व मद्रास है, इन दोनों की विधायी शक्तियों को किसके अंडर में कर दिया गया था? भारत के गवर्नर जनरल के अधीन इनकी शक्तियों को कर दिया गया था और इनसे इनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई थी। लेकिन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा बम्बई व मद्रास की जो विधायी शक्तियां थी उन्हें वापस दे दी गई। ठीक है, इसके अलावा और भी नई विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, और हर जगह एक एक गवर्नर बैठा दिया गया। जैसे कि बंगाल
में जो विधान परिषद बनी 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत हमारा जो राजस्थान और गुजरात वाला हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर। फिर पंजाब प्रांत में 1897 ईस्वी में, और उत्तर पश्चिमी प्रांत में कब बनी थी? 1866 ईस्वी में। तो नई नई विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत अर्थात शक्तियों का बंटवारा भी किया गया। अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती थी, ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल तो नहीं रहा था उस टाइम तक, कौन सा पद आ गया था? वायसराय। तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कोई भी एक सदस्य ऐसा जिसको सभी विभागों या विशेष विभागों की जिम्मेदारी उसको दे दी गई, ठीक है, और उनको उन विभागों का पोर्टफोलियो दे दिया गया कि भाई आप इसकी जो यहाँ पर स्टॉक्स का है या वित्तीय जो भी मामले हैं आप उसको देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त भारत के जो गवर्नर जनरल था या वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने का भी प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अध्यादेश कब जारी करने का प्रावधान किया गया? 1861 ईस्वी में। यह अध्यादेश की शुरुआत कब हुई? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा हुई, ठीक है। या कोई भी आपातकालीन स्थिति हो तो गवर्नर जनरल या वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वायसराय, ओके। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। देखिए, अगर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़कर सुनाया गया? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में, ठीक है। किस जगह पर? तो इलाहाबाद में। और किसने सुनाया था उसे पढ़कर? तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। तो एक ही प्रश्न में हमने 3 प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले सचिव बने लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकॉले, एडवर्ड हेनरी स्टैनले या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा एडवर्ड हेनरी स्टैनले, ठीक है। और भारत सचिव कौन होता था? मैंने अभी बताया कि लंदन में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसका एक सदस्य भारत सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट क्या है? भारत के ऊपर अपना शासन चला सकती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1898, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हमारे भारतवर्ष में जो पहली क्रांति हुई थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के बाद ही भारत ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और 1858 में ही गवर्नर जनरल के पद को
नया नाम दे दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? वायसराय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1898, भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार वार्षिक बजट पर वाद विवाद एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि जो 1892 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारतीयों को पहली बार बजट पर वाद विवाद एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, पर उस पर वह मत नहीं दे सकते थे। ठीक है, केवल प्रश्न ही पूछ सकते थे। अगर वो चाहें कि उसमें चेंजेस हो जाए या कोई बदलाव करना चाहें तो वो उसमें बदलाव के लिए मत नहीं दे सकते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त संसदीय प्रणाली में, ठीक है, भारतीयों के लिए एक तो संसदीय प्रणाली का रास्ता खुल गया क्योंकि उन्हें बजट पर वाद विवाद करने का मौका मिल गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त चुनाव पद्धति को स्थान मिला। ठीक है, अब चुनाव पद्धति का जो सिद्धांत आया था वो कब आया था? तो 1892 ईस्वी या 1892 के अधिनियम के द्वारा चुनाव का सिद्धांत दिया गया। अब निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब जो मार्ले थे उस समय पर, तो लॉर्ड मार्ले भारतीय सचिव थे। ठीक है, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य हुआ करते थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय पर। तो यह इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए? जो केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा थी उनके आकार में वृद्धि की गई। ठीक है, जो केंद्रीय परिषद थी, जो कि वायसराय की परिषद हुआ करती थी, तो वहाँ पे जो सदस्यों की संख्या थी पहले 15 थी। ठीक है, और 16 कब हुई? भारत के वायसराय को मिलाकर। तो अब वो 16 से क्या हो गई? 60 हो गई। ठीक है, और इसके पश्चात वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? ठीक है, अब तक जो भी सदस्य होते थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे, लेकिन पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक कानूनी सदस्य के रूप में भारत की वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने का श्रेय मिला। ठीक है, अब इस अधिनियम की जो खास बात है वो क्या है कि अब तक अंग्रेज ने जो भी किया उन्होंने भारत की शोषण कर रहे थे, लेकिन वो इस चीज़ को भी समझ चुके थे कि भाई भारत में जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद ज़्यादा है, तो उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया, और इस अधिनियम में उन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी। कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र से मतलब है कि मुस्लिम ही वोट डाल सकता है और उसको चुन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। और जो लॉर्ड मिंटो है, अब इससे क्या हुआ? देखो, मुस्लिम
और हिंदू को, जब मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम के बीच क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। और उस सांप्रदायिकता का फ़ायदा कौन उठाएगा, जाहिर सी बात है अंग्रेज उठाएंगे। तो यही लॉर्ड मिंटो ने किया और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस संवैधानिक विकास को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी थी। और इस कानून ने संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अब ऐसा नहीं है जैसे आज के समय में है कि सभी लोग अपनी मर्जी से या अपने मत द्वारा अपनी मर्जी की सरकार चुन सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से अपने नेता को चुन सकते हैं। बट जब अंग्रेज़ों का शासन था और 1919 की बात है, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम कहता है, वो ये कहता है कि जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होगी, जो सरकार को सबसे ज़्यादा कर देता होगा, या जो वेल एजुकेटेड है, केवल वही लोग क्या है, मत में उन्हें ही केवल मत का अधिकार दिया जाएगा। यानी वही लोग निर्णय लेंगे अपने नेता को चुनने का। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। ठीक है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, जब प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई तो क्या हुआ, जो केंद्रीय बजट था यानी उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जो राज्यों की अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं या विधान परिषदें बनाई गई थी, ठीक है, उनसे कह दिया गया कि भाई आप अपना बजट अपने हिसाब से तैयार करोगे। ठीक है, और सरकार को उसकी रिपोर्ट दोगे। इस कानून के तहत लंदन में एक भारत के उच्चायुक्त के पद का भी सृजन किया गया। अब इसके द्वारा आप समझिए, भारत सचिव के पद को समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन भारत सचिव के कार्यों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, तो उसके कुछ कार्य भारत के उच्चायुक्त को यानी हाई कमिश्नर को दे दिए गए। अब वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से, ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया था। यानी वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, अब उसमें सब ब्रिटिशर ना होके, ठीक है, अब 3 सदस्य भारतीय भी होंगे। कमांडर इन चीफ तो ब्रिटिशर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अन्य जो 3 सदस्य अगर आप रखना चाहो तो वो भारतीय होंगे। 1919 का कानून जो बना था चेम्सफोर्ड वाला, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब कानून लागू किया गया तो कब लागू हुआ, 1921 में जाकर ये विधान लागू हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत एक नए वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसके कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब ये नया वैधानिक आयोग कौन सा था, तो साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। और कब नियुक्त किया गया था, नवंबर 1927 में। और उससे जो सर जॉन साइमन थे, ठीक है, उनको कहा गया कि भाई आप 10 साल की रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसके आधार पर आप बताइए कि भारत में जो प्रांतों में जो शासन प्रणाली लागू की गई है, यानी अलग अलग विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, तो आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए और बताइए कि क्या रहेगा आगे, कैसे भारत के शासन को हम चलाएंगे। तो जो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में,
जो साइमन कमीशन बना था तो उसके जितने भी सदस्य थे वो ब्रिटिश थे। अब वो भारतीयों के हित क्या जाने, ठीक है, तो भारतीयों के हितों को तो नज़रअंदाज करेंगे, इसलिए भारत में जो भी उस समय पर दल थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया, ठीक है। तो जब साइमन कमीशन भारत आया, कब आया था? मार्च 1928 को, ठीक है। बना कब था? नवंबर 1927 को। तो जब भारत आया तो सभी जितने भी भारतीय दल थे उस समय पर या भारतीय नेता थे उन सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। अब इस आयोग ने, यानी जो साइमन कमीशन था, उसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी वो कब करी थी? 1930 में। तो उसने उसमें राज्यों में जो द्वैत शासन प्रणाली बनाई गई थी उसके बारे में, ब्रिटिश भारत में जो भारत के संघ की स्थापना करनी थी उसके बारे में, और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की थी, ठीक है। तो इसीलिए इसका विरोध जो किया गया था वो एकदम सही किया गया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि पहले तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, फिर एंग्लो इंडियन भारतीयों को, ईसाइयों को, जैनियों को, यानी सभी को इन्होंने अलग अलग धर्मों के, सिख धर्म के लोगों को, सबको अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था में बांट दिया, यानी सबको अलग अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया। और इससे क्या हुआ कि भारत में जातिवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है। और 1932 में इन्होंने दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया कि भाई ठीक है, आप लोगों को भी अलग से दिया जाता है, आप अलग से अपना नेता चुनिए और अलग से अपना सरकार बनाइए। तो इस तरीके से इन्होंने भारत को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध किया गया, और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जब इसका विरोध हुआ और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किए गए, तब 1935 का भारत शासन अधिनियम एक संविधान के रूप में बनाया गया, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न हम कर लेते हैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अब हम प्रश्न कर लेते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, सैमुअल मॉन्टेग्यू। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। और एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रांतों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई, ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई? तो कब प्रदान की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। पृथक निर्वाचन किस अधिनियम की देन है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ही क्या थे? सांप्रदायिकता के जनक उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने ही भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किया था। किसके लिए? पहली बार मुस्लिमों के लिए, ठीक है। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, JB कृपलानिया, सर दिनकर राव। देखिए सिंघा नहीं है, ये है सिन्हा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया और ये पहले भारतीय थे, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1812। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। और हमारे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी फेयर 23। ठीक है, तो इस पर आपको मेरी सभी क्लासेस मिल जाएंगी और ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, ये जो जितनी भी क्लासेस हैं आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और हिस्ट्री, पॉलिटी और पर्यावरण अध्ययन पर मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो ज़रूर पढ़िए। आप निराश नहीं होंगे ऐसी मुझे आशा है। आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा और आप आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।